हेलो, मेरा नाम उज्ज्वल आनंद जैन। आप देख रहे हैं मैकेनिकल सारथी। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं आरएससी को फॉर एसएससी जेई। ठीक है, तो ये मेरा कुछ इंट्रोडक्शन है। तो चलिए आज हम साइकोमेट्री पढ़ने वाले हैं आरएससी में, तो उसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो आरएससी कंप्लीट हुआ है और जो अभी देख रहे हैं तो उसको भी पढ़ ले। ठीक है, तो चलिए साइकोमेट्री पढ़ते हैं। तो यहाँ मैं हेडिंग डाल लेता हूँ साइकोमेट्री की। ठीक है, साइकोमेट्री साइकोमेट्री ठीक है, या एयर कंडीशनिंग जिसको हम बोलते हैं एसी। देखिए, साइकोमेट्री में बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। तो हमको पढ़ना है कि साइकोमेट्री में क्या क्या किया जाता है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले साइकोमेट्री में हम क्या करते हैं। तो साइकोमेट्री में हम चार चीज़ करते हैं। साइकोमेट्री या एयर कंडीशनिंग में हम चार चीज़ों को करते हैं। कंट्रोल टेम्परेचर। ये आप एसी के पर्सपेक्टिव से समझिए। अगर आपने कभी एसी में एयर कंडीशनिंग में बैठा है उस रूम पे, तो आप लॉजिकली सोचिए कि एसी क्या करता है। चार चीज़ों को कंट्रोल करता है। सबसे पहले जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करेगा, वो कंडीशनड स्पेस या जिस स्पेस पे वो लगा है उसको वो कंट्रोल करेगा। ठीक है, क्लियर। दूसरी विलोसिटी ऑफ एयर को कंट्रोल करेगा। क्लियर। तीसरी प्योरिटी ऑफ एयर को, और एंड ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। अच्छा, आप देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ये आरएसी है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो देखिए, रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या है और एयर कंडीशनिंग में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है। देखिए, रेफ्रिजरेशन में आपको सिर्फ जो स्पेस है जिसको आप ठंडा कर रहे हैं उसको एटमॉस्फेयर से लोअर टेम्परेचर में मेंटेन करना है। एयर कंडीशनिंग का मतलब सिर्फ टेम्परेचर मेंटेन करना नहीं होता, टेम्परेचर के साथ आप वेलोसिटी, ह्यूमिडिटी, प्योरिटी, ये सब कंट्रोल करेंगे, उसको एयर कंडीशनिंग बोलते हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेशन में सिर्फ टेम्परेचर को आप डिक्रीज करेंगे एटमॉस्फेयर से कम पर, उसको मेंटेन करना है आपको हीट निकाल के, वो आपने पढ़ लिया है। कंडीशनिंग में आपने साइकोमेट्री या एयर कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट अलग हो गया। ठीक है, अब देखिए साइकोमेट्री का मतलब क्या है। साइकोमेट्री मीन्स होता है स्टडी ऑफ मॉइस्ट एयर। साइकोमेट्री मीन्स स्टडी ऑफ मॉइस्ट एयर। अब हम ये देख लेते हैं कि ये मॉइस्ट एयर जो है ये होती क्या है। ये जो मॉइस्ट एयर है ये क्या है, इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए, मॉइस्ट एयर बनी होती है दो चीज़ों से। इसमें दो पार्ट होते हैं, मॉइस्ट एयर में दो पार्ट होते हैं। एक ड्राई एयर और एक वाटर वेपर। मीन्स H2O के वेपर होंगे, H2O वेपर होंगे। ड्राई एयर एंड वाटर वेपर का मिक्सचर है मॉइस्ट एयर। वाटर वेपर और ड्राई एयर का मिक्सचर है मॉइस्ट एयर। तो जो मॉइस्ट एयर होती है ये इम्प्योर होती है, इम्प्योर सब्सटेंस। क्यों ये इम्प्योर सब्सटेंस होती है? इसका रीज़न ये होता है कि जो मॉइस्ट एयर की कंडीशन है ना वो प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चेन्नई की एयर को देखेंगे, वहाँ के चेन्नई की मॉइस्ट एयर को देखेंगे, एटमॉस्फेयर की जो मॉइस्ट एयर है ना उसको आप अगर पिक करेंगे, तो चेन्नई जो है वो सी के पास है, ओशन के पास है, तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। तो वहाँ पे सेम अमाउंट पे मॉइस्ट एयर की वाटर वेपर का कंटेंट ज़्यादा होगा, ड्राई एयर का कंटेंट कम होगा। सिमिलरली अगर आप राजस्थान में होंगे तो वहाँ ह्यूमिडिटी कम होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो वहाँ की अगर सेम अमाउंट ऑफ मॉइस्ट एयर आप उठाएंगे तो वहाँ वेपर का क्वांटिटी कम मिलेगी। इसलिए मॉइस्ट एयर की जो क्वालिटी है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। और हमने पढ़ा था जो कंपोजिशन में थ्रू आउट सेम ना हो वो इम्प्योर सब्सटेंस होता है। तो मॉइस्ट एयर इज एन इम्प्योर सब्सटेंस। ड्राई एयर इज अ प्योर सब्सटेंस। ड्राई एयर प्योर सब्सटेंस होती है। ड्राई एयर की कंपोजिशन सेम होती है प्लेस टू प्लेस, सिर्फ वेपर का परसेंटेज चेंज होने के कारण मॉइस्ट एयर इम्प्योर होती है। ठीक है, क्लियरली इस चीज़ हमको समझ आ गया। चलिए अब अगली पॉइंट ये लिख लेते हैं कि जो जनरल स्टेट होती है, जनरली मॉइस्ट एयर इज इन सुपर हीटेड स्टेट।
सुपर हीटेड स्टेट पे ये मिलती है। जब मैं साइकोमेट्रिक कर्व ड्रॉ करूंगा ना, तो सैचुरेशन कर्व से बाहर ही वो आपको मिलेगा सुपर हीटेड स्टेट में मॉइस्ट एयर मोस्टली। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉइस्ट एयर निकालूं, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर, क्लियर, ये क्या हो जाएगा? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हमारे पास एक इक्वेशन था, गिब्स फेस रूल, P + F = C + 2। ये गिब्स फेस रूल में मैंने थर्मोडायनेमिक्स की वीडियो में भी बताया ये रूल। तो आपको यहाँ फेस कितने हैं, यहाँ फेस कितने हैं, तो फेस एक ही है। वाटर वेपर हो या ड्राई एयर हो, इसका मिक्सचर है मॉइस्ट एयर, पर ये दोनों गैसियस फेस पे हैं, तो फेस 1 है। समझ रहे, दोनों गैस में ही हैं। ये नहीं कि वाटर वेपर है वो लिक्विड में, नहीं, वो वेपर है, वेपर खुद गैस का फॉर्म है। ठीक है, तो फेस 1 है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको निकालना है। कंपोजिशन कितनी है? कंपोजिशन 2 है, क्योंकि क्या है, ड्राई एयर अलग कंपोजिशन है और वाटर वेपर अलग कंपोजिशन, मिल के मॉइस्ट एयर बनता है, तो 2 कंपोजिशन मिली, +2, तो ये फॉर्मूला है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 3, क्लियर। हाँ, तो देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आने का मतलब क्या है, देखिए कि 3 आपको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी लगेगी किसी भी मॉइस्ट एयर की कंडीशन को, स्टेट को फिक्स करने के लिए। यही हम थर्मो में पढ़े थे, इससे तो ये थर्मो का एप्लीकेशन है, क्योंकि थर्मो के कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज होंगे। ठीक है, सो लेकिन जब आप साइकोमेट्री चार्ट देखेंगे तो वहां पे 2 प्रॉपर्टी बस मिलेगी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो सर ऐसा कैसे? कोई बुद्धिमान स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि सर आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला 3, ये बात को अच्छे से आराम से सुनिए, आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला 3, हमने बोला हाँ सर आपने सही निकाला। बट जब साइकोमेट्री चार्ट पढ़ाएंगे तो मैंने साइकोमेट्री चार्ट जब देखा तो सर वहाँ पे हमको 2 प्रॉपर्टी बस दिखती है, एक ड्राई बल्ब टेम्परेचर दैट इज टेम्परेचर, दूसरी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी मिलती है, जिसको जो कि वेपर प्रेशर से रिलेट हो जाती है। तो सर ये 2 प्रॉपर्टी में मैं 2 लाइन ड्रॉ करता हूँ और एक पॉइंट मुझे फिक्स हो जाता है डायग्राम में, तो ऐसा कैसे हो गया सर? वो इसलिए क्योंकि साइकोमेट्री इटसेल्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बना हुआ है। तो एक कंडीशन आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले से ही फिक्स कर दी है। ठीक है, एक कंडीशन जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, क्योंकि वो जो चार्ट का पूरी प्रॉपर्टी ड्रॉ की गई है ना, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशन पे की गई है, पी एटमॉस्फेरिक पे। इसीलिए जो भी प्रॉपर्टी आपको लगेगी ना, क्योंकि 3 प्रॉपर्टी चाहिए थी, लेटर से 3 प्रॉपर्टी चाहिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिक्स कर दी, तो अब कितनी रिक्वायर्ड होगी? सिर्फ 2 लगेगी। तो इसलिए जब साइकोमेट्रिक चार्ट आप देखते हैं तो सिर्फ 2 प्रॉपर्टी, कोई भी 2 प्रॉपर्टी लगती है आपको फिक्स करने के लिए। आगे मैं साइकोमेट्रिक चार्ट ड्रॉ कराऊंगा, सारे प्रोसेस समझाऊंगा, तो ये पॉइंट आपको वहां पे कैरी फॉरवर्ड याद होना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एज वी ड्रॉ चार्ट, साइकोमेट्री चार्ट एट P एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, सो ओनली 2 प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड, only 2 प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड, 2 प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड, 2 प्रॉपर्टी आपको लगेगी। क्लियर हो गया यहाँ? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं जो आपको पता होना चाहिए, वो डायरेक्टली आपसे पूछता है, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो साइकोमेट्री में यूज होता है। पहला स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, इसको एक और नाम है ह्यूमिडिटी रेशियो भी, अगर आपसे बोले तो वो यही बात है, ह्यूमिडिटी रेशियो। ये क्या बल है तो वो देख लेते हैं। देखिए, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर टू मास ऑफ ड्राई एयर। ड्राई एयर, मॉइस्ट एयर किससे बनी होती है? वेपर और ड्राई एयर से। तो वेपर अपॉन ड्राई एयर का रेशियो को ही बोलते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो। एट, ये इंपॉर्टेंट है, एट गिवन
टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। इसका मैं डेरिवेशन करा देता हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है जो बच्चों को बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, तो इसका मैं डेरिवेशन छोटा सा करा देता हूँ। तो देखिए, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, तो मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ ड्राई एयर, ये है फॉर्मूला। ठीक है, तो अब वॉल्यूम सेम है, देखिए गिवन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम सेम है, तो यहीं पे अगर मैं दोनों तरफ v डिवाइड कर दूं, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम होगा दोनों केस के लिए, वॉल्यूम इज सेम, तो ये m बाई वी क्या होता है, रो ऑफ वेपर अपॉन रो ऑफ एयर। तो ये एक फॉर्मूला बन गया यहाँ से। ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, और कुछ और फॉर्मूले भी वो इसके साथ में बता देता हूँ। अब यहाँ पे अगर मुझे वेपर की डेंसिटी निकालनी हुई, रो ऑफ वेपर, वो किसकी इक्वल होगी, ओमेगा इंटू रो ऑफ एयर, ड्राई एयर। तो रो ऑफ एयर कैसे, मैं रो ऑफ एयर को क्या लिख सकता हूँ, रो ऑफ एयर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ड्राई एयर अपॉन आर टी ए। ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ। पीवी इज इक्वल टू एम आर टी होता है ना, तो वहीं इससे ये कॉन्सेप्ट निकाला हमने। ठीक है, अब देखिए, अब दोनों ही, चाहे वेपर लूं चाहे एयर लूं, इसको हम ऑलमोस्ट ट्रीटेड एज आइडियल गैस ट्रीट करते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन में दोनों में लगा सकता हूँ, क्योंकि दोनों इज इन गैसियस फॉर्म, और वेपर को भी हम आइडियल गैस ट्रीट करते हैं, ड्राई एयर को तो आइडियल गैस ट्रीट करते ही हैं। ठीक है, तो अगर मैं वेपर के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लगाऊं, तो पी वेपर, वी सेम है, मास ऑफ वेपर अपॉन आर फॉर वेपर, और टी भी सेम है एट गिवन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो दोनों कंडीशन के लिए, एयर के लिए भी टेम्परेचर वही होगा, वॉल्यूम वही होगा, वेपर के लिए भी टेम्परेचर एंड वॉल्यूम विल बी सेम। हमारा ये एजम्पशन ही है इसको डिराइव करने के लिए। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं एयर के लिए बात करूं, तो पी ऑफ एयर, वॉल्यूम इसके लिए भी सेम होगा, मास ऑफ एयर हो जाएगा, या आर ऑफ एयर अपॉन टी। यहां तक क्लियर है। सो हम इन दोनों को डिवाइड कर दो, मास ऑफ वेपर अपॉन आर ऑफ वेपर अपॉन टी, मास ऑफ एयर अपॉन आर फॉर एयर इज इक्वल अपॉन, ये टी के बराबर होगा, इधर क्या होगा, पी फॉर वेपर इंटू वॉल्यूम, पी फॉर एयर इंटू वॉल्यूम। ये वॉल्यूम वॉल्यूम कट गया, टेम्परेचर टेम्परेचर कट गया। सो पहले मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ एयर निकाल लेता हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि ओमेगा यही है, इज इक्वल टू आर फॉर एयर इधर चला जाएगा, पी फॉर वेपर यहाँ है, अपॉन आर फॉर वेपर नीचे आ जाएगा, इंटू पी फॉर एयर ये। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक तो बेसिक्स हैं। अब जो पी होता है, पी एटमॉस्फेरिक बोलते हैं, वो पी एयर प्लस पी वेपर मिला के होता है, क्योंकि दोनों का मिक्सचर है ना ये। तो जो पी होगा एटमॉस्फेरिक जनरली कंसिडर कर देते हैं, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो पी इज जनरली पी एटमॉस्फेरिक इफ नॉट मेंशन इन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में पी की वैल्यू दी है तो उसको आप वो कंसिडर करेंगे। सो यहाँ से पी ए क्या आ जाएगा, पी माइनस पी वी। ठीक है, ये ठीक है, ये तो ओमेगा के बराबर ही है, मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ ड्राई एयर ही तो ओमेगा है ना, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अब देखिए, आर फॉर एयर क्या होगा, आर बार अपॉन एम का एयर। सिमिलरली आर फॉर वेपर क्या होगा, आर बार अपॉन मास ऑफ वेपर। चलो इसको रख दीजिए आप। सो ओमेगा इज इक्वल टू, एयर ऊपर है तो आर बार अपॉन मास ऑफ एयर, इनटू ये आर भी नीचे है तो आर बार यहाँ आ जाएगा, इनटू मास ऑफ वेपर ऊपर चल जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा ये, इनटू पी वी अपॉन पी ए क्या है, पी ए इज नथिंग बट पी माइनस पी वी, ये यहाँ से। ठीक है, सो ये कैंसिल हो जाएगा, सेम है। सो मास ऑफ वेपर क्या होगा, वेपर का H2O है तो 18 होगा, H2O है ना, तो O का 16 प्लस 2 हाइड्रोजन है तो प्लस 2, तो 18 हो गया। ठीक है, सिमिलरली मास ऑफ एयर क्या होगा, 29। सो ओमेगा 18 अपॉन 29 इंटू पी वेपर अपॉन पी माइनस पी वेपर। सो ये ओमेगा जो है वो कितना आ जाएगा, 0.622 पी वेपर अपॉन पी माइनस पी वेपर।
इसकी यूनिट क्या है? केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर होती है। क्लियर? तो ये फाइनल फॉर्मूला आया। अब सेकेंड हम देख लेते हैं। इसमें सेकेंड जो है वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसको हम 5 से डिनोट करते हैं। ये होता है मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ वेपर जो सैचुरेशन कंडीशन पे हो, जब वो सैचुरेटेड वेपर हो, सैचुरेटेड कंडीशन पे हो, ठीक है, जब वो सैचुरेटेड कंडीशन पे हो, तो इसको इक्वल हो जाता है ये P फॉर वेपर अपॉन PVS। ठीक है, क्लियर? अब जो थर्ड है बोलते ड्राई बल्ब टेम्परेचर, DBT। व्हाट इज दिस? ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं ये देख लेते हैं। देखिए, टेम्परेचर ऑफ मॉइस्ट एयर, ये टेम्परेचर ऑफ मॉइस्ट एयर इंडिकेटेड बाय सिंपल थर्मोमीटर। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? जो नॉर्मल थर्मोमीटर है ना, नॉर्मल थर्मोमीटर को अगर आप उसको एयर पे रखें और वो जो टेम्परेचर शो कर रहा है वो ड्राइबल टेम्परेचर ऑफ दैट मॉइस्ट एयर कहलाएगा। सिंपल, ज्यादा कुछ कंजट नहीं है। थर्ड, वेट बल्ब टेम्परेचर, सॉरी फोर्थ, वेट बल्ब टेम्परेचर, वेट WBT, वेट बल्ब टेम्परेचर। ओके, अब ये क्या है? सिमिलरली temperature of moist air indicated by simple thermometer when, ये important है, when its bulb is covered by किससे? वेट क्लॉथ से। सिमिलरली ये भी वैसे ही होता है, बस अगर आप वही थर्मोमीटर में अगर उसके जो बल्ब होता है, जो एंड जिसको टिप बोलते हैं, वहां पे अगर वेट क्लॉथ लगा के एटमॉस्फेयर पे रखे उस मॉइस्ट एयर पे, जो इस केस में जो टेम्परेचर बताएगा वो वेट बल्ब टेम्परेचर बताएगा उस मॉइस्ट एयर का। तो इन दोनों को मेजर किससे करते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्लिंग साइकोमीटर, स्लिंग साइकोमीटर। साइकोमीटर ये क्या होता है? ये वो डिवाइस होता है जिससे हम दोनों को नापते हैं। मेजर बोथ ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर, ये दोनों को नापता है। ये कुछ नहीं होता, बस दो थर्मोमीटर हम आजू बाजू कपल कर देते हैं, बांध देते हैं, एक तरफ वेट क्लॉथ और एक तरफ सिंपल, इसको घुमाते हैं, एयर पे रोटेट करते हैं हल्का सा, तो ये जो टेम्परेचर शो कर दिया बिना वेट क्लॉथ वाला वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट क्लॉथ वाला वेट बल्ब टेम्परेचर। सिंपल, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं होता है कि आपको समझना है। ठीक है, अच्छा, वेट बल्ब टेम्परेचर की खासियत होती है, वेट बल्ब टेम्परेचर की खासियत होती है, ये डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए। ये वो मिनिमम टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर टू विच moist air cooled in spray washer। अगर आपसे पूछे कि अगर आप स्प्रे वॉशर में किसी को भेज रहे हैं ठंडा होने के लिए,
मॉइस्ट एयर को आप ठंडा होने के लिए अगर भेज रहे हैं तो वो कितना मिनिमम टेम्परेचर तक वो ठंडा हो सकता है, तो वो अपने वेट बल्ब टेम्परेचर से नीचे नहीं जा सकता, ठंडा नहीं हो सकता, वो अपने वेट बल्ब टेम्परेचर से नीचे ठंडा नहीं हो सकता। क्लियर बात है ये, बिल्कुल क्लियर है, वेट बल्ब टेम्परेचर से ज़्यादा वो ठंडा नहीं हो सकता एयर वॉशर्स पे। क्लियर, ओके। अब अगला जो पॉइंट है वो 5th पॉइंट है, वो क्या है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, DPT, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ये क्या है, ओके, ये वो सैचुरेशन टेम्परेचर है, सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ मॉइस्ट एयर का वो सैचुरेशन टेम्परेचर है करस्पॉन्डिंग टू इनिशियल कंडेंसेशन। क्या है, ये वो कांस्टेंट प्रेशर पे जब आप ठंडा करेंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे जब आप ठंडा करेंगे तो वो मिनिमम टेम्परेचर, जब आप पीवी जो इसका वेपर प्रेशर है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का, उस पर जब आप इसको ठंडा करेंगे तो जिस पॉइंट पे कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाए, जिस पॉइंट पे कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाए आप उसको बोलेंगे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, करेक्ट, करेक्ट है। कौन सा प्रेशर के करस्पॉन्ड पे, पीवी, जो हम इतने देर से पीवी बोल रहे हैं वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का ही करस्पॉन्डिंग प्रेशर है। डी पी टी का करस्पॉन्डिंग प्रेशर है पीवी, जो इतने देर से पीवी फॉर्मूला में ओमेगा में फाई में यूज कर रहे थे ना, वो यही वो है, ये वही पीवी है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के रिलेटेड सैचुरेशन प्रेशर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के रिलेटेड। अच्छा, अब अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूँ आपको एक चीज समझाने के लिए, तो यहाँ पे की पॉइंट समझना है कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, देखिए ये सैचुरेशन कर्व है, ये कौन सा स्टेट है, ए स्टेट, ये कौन सा स्टेट है, सुपर हीटेड रीजन, सुपर हीटेड रीजन, तो ये अनसैचुरेटेड है। ठीक है, अगर मैं ये नीचे आते जाऊं, ये बी पॉइंट है, ये क्या है, सैचुरेटेड कर्व पे है, तो सैचुरेटेड एयर है, ये अनसैचुरेटेड एयर होगी, यहाँ जो एयर होगी ये होगी सैचुरेटेड एयर होगी। तो अनसैचुरेटेड एयर के लिए, इस केस के लिए जो अनसैचुरेटेड अगर है तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, फिर वेट बल्ब टेम्परेचर, फिर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अब इसको याद कैसे रखेंगे, अब आप खुद सोचिए। थर्मोमीटर था, सैचुरेटेड एयर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आपने अनसैचुरेटेड एयर में रखा है थर्मोमीटर को, सैचुरेटेड एयर का कहानी बिल्कुल अलग है, क्वेश्चन में आपको पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे अनसैचुरेटेड एयर की कंडीशन में पूछ रहा है या सैचुरेटेड एयर की, दोनों अलग है। सैचुरेटेड एयर मीन्स ऑन सैचुरेटेड कर्व, सैचुरेटेड कर्व पे। अगर अनसैचुरेटेड एयर है तो जब आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, फिर मैंने वेट बल्ब टेम्परेचर के बाद बोला क्या था, ये मिनिमम टेम्परेचर जहाँ तक आप ठंडा कर सको, तो उससे कम होगा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, सॉरी ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कम होगा वेट बल्ब टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मैंने क्या बोला, जब आप और ठंडा कर दोगे कि कंडेंसेशन ही शुरू हो जाए, तो डीपीटी सबसे कम होगा, इसका मतलब है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हुआ जो नॉर्मल कंडीशन पे, फिर वेट बल्ब टेम्परेचर हमने क्या पढ़ा था कि अगर आप और ठंडा करो तो मिनिमम ठंडा कहाँ तक हो सकता है, मॉइस्ट एयर वेट बल्ब टेम्परेचर तक। अगर आप फर्दर ठंडा करके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के नीचे चले गए तो कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा, तो डीपीटी उससे कम होगा। तो ये ट्रिक है आपकी, या ये लॉजिकल अप्रोच है याद रखने की कौन किससे बड़ा है। क्लियर हो गया। अगर सैचुरेटेड केस हो गया कि सैचुरेटेड एयर का केस है, सैचुरेटेड एयर का केस है, तो इस केस में ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तीनों इक्वल हो जाता है सैचुरेशन कर्व पे। वेट
बल्ब डिप्रिसिएशन 0 हो जाता है। जो फाई जो होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, पी वी इज इक्वल टू पी वी एस। अगर फाई 1 हो गया तो पी वी इज इक्वल टू पी वी एस हो जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से भी, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं इसमें। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया है, ये वेट बल्ब डिप्रिसिएशन। ये क्या होता है, ये क्या बल है सर? तो अगला हेडिंग डाल लीजिए 6 पॉइंट ड्राई बल्ब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के बाद वेट बल्ब डिप्रिसिएशन। कौन से नंबर का पॉइंट होगा, एक सेकेंड, 6 नंबर। ओके, तो 6 नंबर हो गया WBD, वेट बल्ब डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन ये क्या होता है? वेट बल्ब डिप्रिसिएशन क्या होता है? ड्यू, सॉरी माय बैड, सॉरी, हाँ, ये होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर। तो सैचुरेटेड केस में ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज इक्वल टू वेट बल्ब टेम्परेचर। दोनों सेम है ना जी, दोनों सेम है, तो वेट बल्ब डिप्रिसिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, यही पॉइंट था। अब अगला पॉइंट, सेवेंथ, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन ये क्या बोला है? इसका मतलब क्या हुआ? तो अब ये देखिए कि जो नॉर्मल मॉइस्ट एयर है उसका क्या होगा, एच एयर प्लस एच ऑफ वेपर। क्लियर है? तो इसी से जब इक्वेशन हम ड्रॉ करेंगे तो 1.005 टी प्लस ओमेगा इंटू 2500 प्लस 1.88 टी। क्लियर है ये? तो यहां पे जो टी है ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, यूनिट किसमें, डिग्री सेंटीग्रेड में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वन ऑफ द रेयरेस्ट केस है कि जहां पे आपको टी डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना है। ठीक है, टी को डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना है। ओमेगा को केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर पे रखना है। ये इंपॉर्टेंट है, डिग्री सेंटीग्रेड आपको पता होना चाहिए चीज। ठीक है, अब 8 पॉइंट एब्जॉन फॉर्मूला। एप्जॉन है, जॉन अब्राहम नहीं है, एब्जॉन है। ठीक है, ये पीवी को निकालने, कई बार क्या होता है पीवी डायरेक्टली नहीं निकल रहा है, कुछ केसेस में पीवी डायरेक्टली नहीं निकलता, तो पीवी इससे निकल सकता है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि वेपर प्रेशर एट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं, तो वो एब्जॉन फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये होता है पीवी इज इक्वल टू पीवी डैश माइनस 1.8 पी टी माइनस टी डैश अपॉन 2700। क्लियर हो गया ये तो बात, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं इसमें। तो इसमें जो टी डैश है कैसे क्या हो गया, ठीक है, तो इसमें पीवी डैश है, ये क्या है, ये जो टी डैश है ना, वेट बल्ब टेम्परेचर उसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर है, उसके करस्पॉन्डिंग जो वेपर प्रेशर होता है ना, ये टेबल्स आपको मिल जाता है। ठीक है, ये टी क्या है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर डीपीटी,
इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होता है ना, प्रेशर जो होता है ना, वो PVS होता है, जो हमने यूज़ किया था फाई में, PV/PVS में, ये वही है, ये कुछ अलग नहीं है। सॉरी, यहाँ गड़बड़ हो गई, ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन नहीं है, वो दूसरा है, ये आपकी है एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर, ये हेडिंग दूसरी हो गई थी, अब करेक्ट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो यहाँ मैं क्या बोल रहा था, PVS, क्लियर है। और जो P है वो तो आपको पता है, मैंने तो बता दिया था, P वेपर प्लस P एयर, और इफ P इज नॉट गिवन, अगर नहीं दिया है तो आप P को P एटमॉस्फेयर डेट इज 1.013 बार कंसीडर कर सकते हो, अगर नहीं दिया है तो, ठीक है। P इज इक्वल टू P वेपर प्लस P एयर, इट इज P इज टोटल प्रेशर एक्चुअल में, तो ये P जो है टोटल प्रेशर होता है, ठीक है। अब जो इसका आखिरी पॉइंट बचा है 9th, मैं वो लिख लेता हूँ जो पहले हेडिंग डल गई थी मुझसे, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। दैट इज म्यू बोलते हैं इसको, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ये क्या है, म्यू इज इक्वल टू स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी नॉर्मल केस में, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी सैचुरेशन के केस में। देखिए, ये याद करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, आपको अगर बेसिक्स पता है कि म्यू इज ओमेगा अपॉन ओमेगा एस, तो उसका जो फर्दर है 1 स्टेप में डिराइव हो जाएगा। कैसे, ओमेगा हमने क्या पढ़ा था ऊपर, 0.622 PV अपॉन P माइनस PV, ये नॉर्मल केस के लिए पढ़ा था। अब अगर सैचुरेशन की केस है 622, PV की जगह PVS हो जाएगा, 5 जब 1 होगा तो, ठीक है, P माइनस PVS, ये हो गया, ये कट्टा, तो म्यू क्या हो गया, PV अपॉन PVS, ये ऊपर जाएगा, ये वाला पोर्शन ऊपर जाएगा, तो P माइनस PVS अपॉन P माइनस PV, ये हो गया फाइनल डेरिवेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो ये, हाँ, यहाँ पे इसको मैं एक एडिशन चीज लिख देता हूँ, ये PV/PVS क्या होता है, 5, तो ये 5 के इक्वल होता है, क्लियर। सो ये पार्ट 1 है, हमने पार्ट 1 में अच्छे से पढ़ लिया डिटेल में सारी चीज़ों को, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, हाँ बिल्कुल अच्छे से हमने कर लिया इस टॉपिक को। तो ये पार्ट 1 है। साइकोमेट्री आई थिंक 2-3 पार्ट, इसके बाद शायद 2 वीडियो और लग जाएंगे साइकोमेट्री आपका फिनिश करने के लिए। साइकोमेट्री का अच्छा टॉपिक है, इसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं डायरेक्टली, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, धैर्यता से पढ़ना है। आपके पास अभी वाले SSC जी के लिए पर्याप्त टाइम है, आप बिल्कुल आराम से धीरे धीरे भी पढ़ सकते हैं। नॉन-टेक का ज्योग्राफी का पोर्शन तो मैंने करवा ही दिया है, फिजिकल पोर्शन इंडिया का भी जल्दी खत्म हो जाएगा, तो ज्योग्राफी भी आपका खत्म हो जाएगा। RSC के भी 2 या 3 वीडियो और लगेंगे, ज़्यादा 3-4 वीडियो में हो जाएगा RSC भी। पावर प्लांट मैंने आपका करवा दिया है, थर्मोडायनेमिक्स ऑलमोस्ट मैंने आपको करवा दिए, 1 या 2 टॉपिक थर्मो के बचे हैं। RSC हो जाएगा, पावर प्लांट हो जाएगा, थर्मो हो जाएगा, तो इसके बाद हम आईसी इंजन स्टार्ट कर देंगे। आईसी इंजन अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बॉयलर मैं आपको आखिरी में पढ़ाऊंगा ताकि आपको याद रहे। ये आपको समझना है कि बॉयलर मैं आपको आखिरी में पढ़ाऊंगा ताकि आपको वो दिमाग में बैठे। मैं अभी पढ़ा दूंगा, आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन बॉयलर के वहाँ पे गलत बना के आ जाएंगे। तो बॉयलर को मैं प्रॉपर क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का वो याद करवा दूंगा, कि क्योंकि कई बार क्या होता है प्रीवियस ईयर का सेम उठा के दे देगा, 5 क्वेश्चन में 1 या 2 प्रीवियस ईयर को उठा के दे देगा, और 3-4 जो होंगे वो थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी, उससे बनेंगे। तो ये मिक्स होगा वहाँ पे उस पर्टिकुलर केस में, बॉयलर में वैसा करता है, तो उसको मैं आपको दोनों करवा दूंगा, ठीक है। तो आपका पावर प्लांट भी अच्छे से हो गया, आपका RAC भी लगभग अच्छे से हो जाएगा, थर्मो मैंने पढ़ा दिया है तो थर्मो भी अच्छे से हो जाएगा आपका, और इसके बाद आईसी इंजन तो मैं करा ही दूंगा इसके बाद, तो आईसी इंजन भी आपका अच्छे से हो जाएगा। तो मेरी तरफ से SSC GA का ठीक ठाक आपका सिलेबस
यहाँ पे फ्री में ही कवर हो जाएगा। तो इसके बाद आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अगर मेरे पास टाइम बचा तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, अगर टाइम बचा तो बाकी सबका तो मैं कराने की पूरी ट्राई कर ही रहा हूँ, और आपका आप देख ही रहे हैं वो लगभग हो भी रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, कभी भी पढ़ना वेस्ट नहीं जाता, चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, बस सही डायरेक्शन पे पढ़ रहा हो व्यक्ति। अब एसएससी जेईई के लिए गेट के लेवल का पढ़ेंगे तो उसका कोई यूज़ नहीं है, आप स्कोर ठीक ठाक नहीं कर पाएंगे, फिर आपको अगली बार फिर से तैयारी करनी पड़ जाएगी। तो बेटर है सही गाइडेंस सही डायरेक्शन में पढ़ें, तो आप कहीं से भी पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ऑल दी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। ओके, बाय।